ओके स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के बाद सभी लोग शिथिल हो जाते हैं जनरली, तो इसमें पढ़ाई लिखाई पीछे छूट जाती है। हमने सोचा कि अभी पढ़ाई लिखाई को चालू करने के लिए जारी रहे तो कुछ लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किया जाए, जैसे कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कंटिन्यूटी में रहे। तो बच्चा लोग, हम 12th क्लास के बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे आज। एक्चुअली बायोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट है। हम देख सकते हैं कि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बायोलॉजी को ये 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, जो आप देख सकते हैं। टोटल 5 यूनिट्स में इसका सब डिवीज़न हुआ है, जिसमें हर एक यूनिट्स के अंतर्गत अलग अलग चैप्टर्स की संख्या है। इन यूनिट 1 रिप्रोडक्शन जो यूनिट है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कंटिन्यू करता है। और यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 7 आते हैं। यूनिट नंबर 3 उसके अंतर्गत आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 10 तक आता है। और बच्चे, यूनिट नंबर 4 में बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें चैप्टर 11 और 12 इंक्लूड्स हैं। यूनिट 5 में इकोलॉजी, चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 16 इसमें इंक्लूड होते हैं। तो एक जनरल जो सिमेटिक हम लोग समझ सकते हैं सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायोलॉजी के लिए, वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बारे में बात की जाए तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अलग अलग यूनिट्स के टोटल वेटेज अलग अलग हैं। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का आता है। 70 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है: यूनिट 1 17 मार्क्स, यूनिट 2 18 मार्क्स, यूनिट 3 14 मार्क्स, यूनिट 4 10 मार्क्स एंड यूनिट 5 14 मार्क्स। सबको यदि जोड़ दिया जाए तो ये 70 मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर आपका हो जाएगा। और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे। तो प्रैक्टिकल का जो चीज़ें हैं वो अलग से, जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपके टीचर्स आपके प्रैक्टिकल कराएंगे। तो बच्चे, अब हम बायोलॉजी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाते चलते हैं। हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में जो चैप्टर्स हैं वो इस प्रकार हैं: रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनको एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चा लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समय की बचत होगी, बाद में भी लिख सकते हैं आप। पहले अच्छे से समझते चलिए। तो बच्चा लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बात आती है कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली जब कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, पृथ्वी पे जहाँ जीवन है वहाँ अपने जाति, अपने स्पेसीज को लंबे समय तक कंटिन्यू रखना चाहती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिप्रोड्यूस का मतलब अपने जैसे सिमिलर जो ऑफ स्प्रिंग हैं, जो बच्चे हैं उनको वो क्या करें, आगे फैसिलिटेट करें। तो जिस प्रोसेस से वो ऐसा करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चा लोग। तो अब रिप्रोडक्शन 2 तरीके से हो सकते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इन दोनों के बारे में डिटेल से आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से जो डेफिनेशन बनता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, उसको समझ लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रोसेस नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, जिसमें
पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना बिल्कुल ज़रूरी है। हम किसी और चीज़ों से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या लिखा गया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिस प्रोसेस में इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, बच्चे। कैसा ऑफस्प्रिंग, तो सिमिलर टू इटसेल्फ, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे उनके ऑफस्प्रिंग होंगे। जैसे कि मैंगो ट्री से जो हम यदि उनके गुठली से प्लांट प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें मैंगो ही आएंगे, तो मैंगो के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे ही फल उस पे लगेंगे। जैसे डॉग्स हैं, डॉग्स के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो डॉगी प्रोड्यूस करेंगे, वो कैट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ह्यूमन बीइंग के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो ह्यूमन बीइंग के बच्चे ह्यूमन जैसे होंगे, वो किसी दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के जैसे नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अच्छा ये चीज़ बताओ बच्चों कि यदि हम लोग ये समझ लें कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है रिप्रोडक्शन की, तो हमें ये सारा मैटर समझ में आ जाएगा। एक्चुअली रिप्रोडक्शन का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोगों का, एनिमल्स का, प्लांट्स का एक निश्चित उम्र होता है, एक निश्चित उसके एज होते हैं। तो अब निश्चित एज के बाद क्या होगा, वो डेथ करेंगे, मर जाएंगे, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो एक बार जन्म लेता है, जिसका एक बार बर्थ होता है, उसे मरना ही पड़ता है, उसकी डेथ निश्चित है, सर्टेन है। तो अब यदि डेथ होगा तो फिर यदि डेथ ही होता चला जाए तो आगे फिर नए जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो जाएगी। जो एनिमल्स हैं वो फिर अपने जैसे एनिमल्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, फिर प्लांट्स अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके लिए नेचर ने क्या किया कि एक व्यवस्था लगाई जिसे क्या बोला गया, रिप्रोडक्शन। तो एज निश्चित है, लेकिन उस एज स्पैन के दौरान जो लोग अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेंगे तो जनरेशन क्या है, आगे की तरफ प्रोड्यूस करेगी। तो बच्चा लोग चलो हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। यहाँ पर साफ अंतर दिख रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने मेल या फीमेल पेरेंट्स का नाम नहीं लिखा, मतलब कि पेरेंट्स कोई भी हो सकता है, यानी वहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं होती है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, बट वो मेल और फीमेल पेरेंट्स के तौर पे होंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलो इसको नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बात कर रहा था कि लाइफ स्पैन के बारे में। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। देखो कि एक पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, आदमी के जन्म लेने से मरने तक के बीच में जो एक टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ स्पैन। सो लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का होगा, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। सो एवरी ऑर्गेनिज्म lives for certain period of time which is also known as lifespan. So lifespan may be very short or very long or may be moderate भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ स्पैन होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सो लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विथ साइज, शेप्स एंड नंबर्स। यदि किसी जीव जंतु का साइज़ बहुत बड़ा है, किसी का बहुत छोटा है, किसी का शेप कुछ अलग तरीके का है, किसी का शेप कुछ दूसरे तरीके का है, उनकी संख्या पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा है, किसी की संख्या बहुत कम है, इन बातों पे लाइफ स्पैन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया बच्चा लोग। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि क्रॉस एंड पैरट्स। उसमें क्रॉस का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, कम है, और पैरट्स का ज़्यादा है। मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, इसमें मैंगो ट्री के जो लाइफ स्पैन है वो कम होते हैं, पीपल ट्री का ज़्यादा होता है। एलिफेंट्स एंड टर्टल, एलिफेंट्स के लाइफ स्पैन कम होते हैं और टर्टल का ज़्यादा होता है। बटरफ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई, इसमें बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कम होगा और फ्रूट फ्लाई का ज़्यादा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई का साइज जो है वो एक जैसा लगभग है, सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी दोनों के लाइफ स्पैन में अंतर है। एलिफेंट्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है बट टर्टल का बहुत छोटा होता है, पर लाइफ स्पैन में क्या है, डिफरेंसेज हैं। मैंगो का ट्री
छोटे साइज़ के होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पीपल ट्रीज़, ठीक है। तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन कम है यहाँ पर, पीपल का ज़्यादा है। क्रॉ और पैरोट एक ही साइज़ के लगभग होते हैं, एक ही शेप वाले होते हैं बर्ड्स, लेकिन एक का लाइफ स्पैन कम है, दूसरे का ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चा लोग, कि यदि साइज़, शेप या नंबर्स के बारे में बात करें किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उससे उसके लाइफ स्पैन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर हमने कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का लिस्टिंग किया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, रोज प्लांट 5 to 7 ईयर्स, डॉग 20 to 50 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रॉ 15 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, काउ 20 to 25 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 60 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टॉर्टवाइज 100 to 150 सबसे ज़्यादा, एंड बनियान ट्री 200 ईयर्स। ओके बच्चा लोग, तो देख रहे हैं अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ स्पैन भी क्या है, अलग अलग हैं। ये क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चा लोग जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वीडियो को क्या करेंगे, पॉज कर देंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो आपको क्लियरली वो पेज आसानी से स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। फिर बाद में आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ओनली वन पेरेंट, दैट मीन्स सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व देयर। सो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आपको एक चीज़ पता है, आपने क्लोन का नाम सुना होगा। क्लोन क्या चीज़ होते हैं? क्लोन जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही वो तैयार होते हैं। क्लोन प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। प्लांट्स का क्लोन बनाने की प्रक्रिया बहुत सदियों से थी। हम लोग क्या करते थे, एक प्लांट के टहनी को कट करके उसे ज़मीन में लगाते थे, तो उसी प्लांट का जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट हो जाती थी। उसी प्लांट के प्रॉपर्टीज़ वाले एक नया प्लांट बन जाता था, उसमें उसी तरह के फ्लावर लगते थे, उसी तरह के फ्रूट लगते थे। और बाद में जो पहला क्लोन बना उसका नाम था डॉली शिप। ये आप लोग जानते होंगे, छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने, जूनियर क्लासेस में। एक्चुअली क्लोन है क्या? सो क्लोन इज जस्ट लाइक अ कार्बन कॉपी ऑफ सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट के क्या है, ये कार्बन कॉपी हैं। कैसे कार्बन कॉपी होंगे? तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। तो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब जो दिखने में सेम हो, मॉर्फोलॉजी मतलब जो दिखने में सेम हो, और जेनेटिकली का मतलब जिसके जीन यानी कि डीएनए का जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो, सेम हो। ओके, इज इट क्लियर? ओके बच्चा लोग, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखेंगे। कितने तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं? तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो हैं वो भी दो तरह के होंगे। एक बाय स्मॉल प्लांट्स एंड फंगस। ओके, स्मॉल प्लांट्स, लोअर प्लांट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, एंड फंगाई के द्वारा या फंगस के द्वारा। तो सबसे पहला फर्स्ट हम लोग देखेंगे बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है कि डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम ए स्मॉल बर्ड। ये देखिए, ये क्या है, ईस्ट है। ईस्ट का ये सेल है। ईस्ट सेल में ये क्या है, वैक्यूल है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। जब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर बडिंग हो जाएगी, यानी बड फॉर्मेशन हो जाएगा। और बड फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होंगे कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। देखो, जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन। यानी कि जो न्यूक्लियस होंगे
वो कैसे डिवाइड करेंगे? माइटोटिक डिवीज़न। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि माइटोटिक डिवीज़न हुआ। माइटोटिक डिवीज़न में क्या होते हैं कि जो सेल होता है वो अपने आप दो भाग में बढ़ता है। न्यूक्लियस जो होता है वो भी क्या होता है, अपने आप दो भाग में होते हैं। और इसमें जब दो भाग में न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे तो ये जो बर्ड्स है उसके साथ वो न्यूक्लियस टूट के अलग हो जाएगा और डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ओके, और ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बर्डिंग के द्वारा ईस्ट में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बच्चा लोग अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो कि जैसे बाइनरी फिजन, ये भी क्या है, एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये दूसरा टाइप हुआ। इसका एग्जांपल है अमीबा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अमीबा का सेल है, पेरेंट सेल ऑफ अमीबा। सो पेरेंट बॉडी में क्या होते हैं अमीबा में, ये सब सीडोपोडिया हैं। ये सब देख रहे हैं, ये सब जो प्रोजेक्शन है ये सब क्या है, सीडोपोडिया हैं। ये सीडोपोडिया कोई फिक्स शेप का नहीं होता, वो बदलता रहता है। सो पेरेंट्स बॉडी डिवाइड्स इनटू टू हाफ, दो पार्ट में वो बाद में बट जाएंगे। तो पहले क्या होगा, पेरेंट्स बॉडी में न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फिर क्या होगा कि ये जो साइटोप्लाज्म है जहाँ न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होगा और यहाँ से टूट के अलग हो जाएंगे। एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस अलग, दूसरा साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस अलग, तो दो सेल बन जाएंगे, यानी टू डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। तो बाइनरी फिजन में क्या करते हैं अमीबा, दो हाफ में बढ़ जाते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बच्चा लोग, हम लोग देखेंगे तीसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में। थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के माध्यम से होता है, थ्रू द जूस्पोर्स। जूस्पोर क्या है तो हम आगे देखेंगे। इसके एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं कि जूस्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है क्लैमाइडोमोनास। ओके, क्लियर। सो क्लैमाइडोमोनास में किस तरह का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर्स के द्वारा। सो दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मोटाइल मीन्स जो मूवमेंट कर सकता हो। कोई भी ऐसे स्मॉल सेल जो होते हैं उसमें कोई ऐसा प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हैं प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉकरोच में जो उसके एंटेना होते हैं वो कैसे मूव करता है, उसी तरीके से ये भी यहाँ पर मूव करते हैं और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोटाइल स्ट्रक्चर्स। तो अब देखिए ये जो है वो क्लैमाइडोमोनास है, जिसमें ये सब सारे जो है वो जूस्पोर्स हैं। जब ये ब्रस्ट करेगा तो ये जूस्पोर्स क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे यहाँ पर बढ़ जाएंगे, बाद में इनमें ग्रोथ होगा और ये इंडिविजुअल क्लैमाइडोमोनास में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूस्पोर्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास। एंड इससे बनने वाले ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, वापस से क्लैमाइडोमोनास में कन्वर्ट हो जाएंगे। और चौथा जो तरीका है वो है कोनिडिया के द्वारा। तो कोनिडिया का मतलब क्या होता है कि एक चेन जैसा, आपने देखा होगा बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मोती के माला होते हैं उसी तरह का स्ट्रक्चर्स बनता है। यहाँ देख सकते हैं, ये तो कोनिडिया कहलाता है। तो इसके एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में क्या होता है, नन मोटाइल एक्सोजिनस स्पोर्स इन चेन। ये एक्सोजिनस मतलब क्या हुआ, इसमें देखा आपने कि जो जूस्पोर्स थे वो क्या थे, अंदर थे, सेल के अंदर थे। पर इसमें क्या है, ये सेल्स हैं इसके बाहर है, इसलिए इसको क्या बोला गया, एक्सोजिनस स्पोर्स। दीज आर द एक्सोजिनस स्पोर्स। और इसमें क्या है, कहीं भी वो प्रोजेक्शन नहीं है, एंटीना जैसा नहीं है, किसी में भी नहीं है, इसलिए क्या हो गई, ये नॉन मोटाइल हो गए। ओके, और ये क्या है, चेन में है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, कोनिडिया। ओके, और जिस पार्ट से कोनिडिया बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोनिडियोफोर बोलते हैं। और कोनिडियोफोर कहाँ से लगा रहता है, हाइफाज से लगा रहता है। तो ये पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं,
कोनिडिया के द्वारा। ये कोनिडिया बाद में क्या करेंगे, ग्रोन अप हो जाएंगे और पेनिसिलियम का एक जो मैच्योर्ड स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पांचवा तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो देखो बच्चों कि फिफ्थ जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या है, गेम्यूल्स के द्वारा। आप लोगों को पता है गेम्यूल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्पॉन्स में होता है। स्पॉन्स जो हैं एक तरह के लोअर प्लांट्स हैं। इसमें क्या होंगे कि इस तरह का एक सुराही जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और सुराही जैसे स्ट्रक्चर्स के चारों तरफ क्या है, एक कवरिंग है। उस कवरिंग के अंदर कांटे के जैसा स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिपिकुलस। ओके, और जो सुराही जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कियोसाइट्स। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, गेम्यूल। गेम्यूल के अंदर ही आर्कियोसाइट्स होते हैं जो बाद में ब्रस्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे और स्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे मोड की बात करेंगे, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो हायर प्लांट्स होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब हुआ कि प्लांट्स के किसी पार्ट से दूसरे प्लांट्स का बनना, जैसे कि रनर ग्लैडियोलस से बनता है। ग्लैडियोलस एक तरह का हायर प्लांट है जिसमें रनर्स के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं। जिंगर में क्या होता है, राइजोम के थ्रू दूसरे जिंगर के प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। मिंट में क्या होता है, शक्कर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। पोटैटो में क्या होता है, ट्यूबर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एंड ऑफशेट एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और ओनियन में बल्ब के थ्रू। तो ये जो है मेन पोटैटो, ओनियन वगैरह तो है जिंगर, और ये दोनों अभी ज़्यादातर क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, एक दो बार मिंट से पूछा हुआ है, पर फिर भी आपको ये सारे याद रखने हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से सारा है। ओके, क्लियर। तो बच्चा लोग अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। अब जो है हम लोगों ने ऑफसेट के बारे में बात किया था। ये जो ऑफसेट के थ्रू जो प्लांट, ये जो हमने बात किया था ऑफसेट जो है उसमें जो रिप्रोडक्शन जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस में होता है, इस प्लांट में होता है। इस प्लांट का नाम है वाटर हाइसिंथ। ये एक्वेटिक प्लांट है और ये कहाँ से आया है, अमेजन बेसिन से। यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो अमेजन रिवर है उसके बेसिन से ये हमारे इंडिया में भी आ गया था। ये मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इस कारण से क्या हुआ कि बंगाल में इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया और ये पूरा फैल गया था वहाँ के एक्वेटिक सिस्टम में। सो इट इज़ एक्जोटिक एक्वेटिक सर्व। इसका जो नाम है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, वो क्या है, इकोर्निया क्रेसिप्स। ये क्या है, पर्पल कलर का फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाले श्रब होते हैं जो एक्वेटिक बॉडीज़ में पाए जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो लोअर प्लांट्स में एल्गी फंगस के बारे में बात की थी, तो उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है, कॉमन मोड, वो दो तरीके का होता है। यदि उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रहे हैं तो वो एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेंगे। पर यदि कंडीशन अनफेवरेबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंडीशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे कि एल्गी और फंगस क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ओके बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ख़त्म हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जनरली एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर है, तो ये कहाँ से ये होता है इसका रिप्रोडक्शन, तो बर्ड्स और आइस से।
बर्ड्स को हम लोग आइस भी बोलते हैं, जनरली पोटैटो में जो बर्ड्स होते हैं उसे आइस भी बोलते हैं। जिंगर एंड बनाना जो है वो राइजोम के थ्रू होता है। ये राइजोम क्या है, मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, इसमें नोड्स होते हैं, समटाइम्स नोड्स। जिंगर के केस में, बनाना में राइजोम होगा और जिंगर केस में मॉडिफाइड स्टेम, जैसे में नोड्स होगा और ये इंटरनोड है। इंटरनोड से कभी भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होता है। ये क्या है, इंटरनोड। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। कहाँ से होगा, तो नोड के थ्रू होगा। देख रहे हैं यहाँ पर प्लांटलेट्स तैयार हो रहे हैं, रूट्स है, ये उसके शूट सिस्टम है जो डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये नोड्स से क्या होंगे, प्लांटलेट्स तैयार हो जाएंगे। अब ये ब्रायोफिलम एक खास तरह का प्लांट है जिसमें एडवेंटिजियस बर्ड्स के थ्रू इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आप देख सकते हैं कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उसके मार्जिन पे इस तरह का एक नोच होता है। इन नोच वाले पॉइंट पे क्या होते हैं कि रूट और शूट का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते हैं। और ब्रायोफिलम में ये इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो ये दोनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल को याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2। इसमें स्पॉन्स, ईस्ट, पोटैटो, वाटर हाइसिंथ। अब हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्ज जो है इसको मिलाना है इस तरफ जो दिए गए चीज़ हैं उनके साथ, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। कॉलम 2 में ट्यूबर है, ऑफसेट है, गेम्यूल्स है एंड बर्डिंग्स हैं। तो स्पॉन्ज में क्या होता है, गेम्यूल के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चा लोग। अब देख सकते हैं आपकी ईस्ट में कैसे होते हैं, बर्डिंग के थ्रू, पोटैटो में ट्यूबर्स के थ्रू, और वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट के थ्रू। सो दीज आर द important questions that it can be asked in your examinations. ओके बच्चा लोग, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना तैयार कर लीजिए। ओके बाय।